नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में आप लोगों को जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी और उम्मीद करता हूं कि वे आप लोगों को काफ़ी वैल्यूएबल सिद्ध हुई होंगी। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो मध्य पूरा पाषाण काल रहा है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए और क्या क्या जो है औजार उसमें मिले और कहाँ कहाँ क्या क्या हरकतें मानव ने की। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मध्य पूरा पाषाण काल को। तो देखो दोस्तों, इस काल में जो है जो टेम्परेचर था, तापमान, उसमें जो है भारी कमी आई, जिसका प्रभाव जो है इस काल के जो पाषाण प्रौद्योगिकी और औजार की किस्में रही हैं उन पर साफ साफ देखने को मिलता है। इसमें मैं एक बात और आपको बता देना चाहूँगा कि जो 1960 का दशक था, ठीक है, तो इस 1960 के दशक के पूर्व तक मध्यपूरा पाषाणिक चरण की अलग पहचान नहीं की जाती थी, यानी कोई अलग से इस काल को नहीं माना जाता था। लेकिन इस दशक में इस चरण को पहचान कर एक प्रथम चरण के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया गया, ठीक है। यानी कहने का जो मतलब है वो मध्यपूरा पाषाण काल जो है वो 1960 के दशक में अलग से एक काल जो है माना गया और उसको अलग से एक पहचान दी गई। और जो एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण जानने की है वो ये है कि ये जो पृथक चरण बनाया गया मध्यपूरा पाषाण काल, ठीक है, इसको नेवासाई चरण की संज्ञा दी गई। अब ये नेवासाई चरण की संज्ञा क्यों दी गई है, देखो इसका भी एक अलग मैटर है। वो क्या है कि विशिष्ट पहचान वाले जो उच्च कोटि के औजार, ठीक है, मिले, वो नेवासा यानी महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। यानी जो इस काल से संबंधित औजारों की मैं बात कर रहा हूँ वो नेवासा जो महाराष्ट्र में एक स्थान है वहाँ से प्राप्त हुए थे और नेवासा के नाम से ही जो है इसका नाम नेवासाई चरण रखा गया। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोग को। नेवासा के निकट चिरकी में मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखो मैं एक बात इस काल की जो खास बात है वो बताऊंगा आप लोग को, बड़े ध्यान से सुनना कि मध्य पूरा पाषाण काल में जो क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जो है जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। क्या बताया मैंने? अब क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट, ठीक है, इत्यादि पत्थर प्रयोग होने लगे थे। इस समय जो उद्योग था वो मुख्यतः, ध्यान देना मेरी इस बात पर, जो उद्योग था इस समय मुख्यतः, यानी औजारों का जो ये उद्योग था वो मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का था। और इस समय में जो मुख्य औजार थे वो थे फलक, बेंधनी, छेदनी और खुरचनी। क्या बताया मैंने? फलक, बेंधनी, छेदनी और खुरचनी। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हम लोग फलक संस्कृति की संज्ञा भी देते हैं। ये बड़े पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी देते हैं। फलक एक प्रकार का ऐसा औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। फलक कैसा औजार होता है? उसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। और ये जो खुरचनी, यानी जिसको अंग्रेजी में हम स्क्रैपर बोलते हैं, खुरचनी में एक ब्लेड होता है और इसका जो किनारा होता है वो धारदार होता है, ठीक है, और इसका उपयोग पेड़ की खाल या जानवरों का चमड़ा उतारने में किया जाता है। अब बात आती है बेंधनी की, यानी अंग्रेजी में पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं। इसके दोनों सिरे जो होते हैं, ठीक है, बेंधनी के जो दोनों सिरे की पिसाई की जाती है वो बड़ी प्रखर करके इसको बनाया जाता है जिससे आगे का भाग पतला और नुकीला बन सके। अब बात आती है तक्षणी की, ठीक है। तो तक्षणी ये एक ब्लेड के समान होता है और इसका किनारा दोनों तलों के मिलने से बनता है। मैंने क्या बताया? ब्लेड के समान होता है, इसका किनारा जो है दो तलों के मिलने से बनता है। तक्षणी के काम वाले हिस्से की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर,
से अधिक जो है नहीं होती थी, और इसका जो उपयोग होता था वो होता था मुलायम पत्थरों, हड्डियों, कोड़ों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी करने के लिए इसका काम होता था। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो मध्य पूरा पाषाण कालीन औजार थे वो कहाँ कहाँ पाए गए, इसके स्थल कहाँ कहाँ थे। तो देखो, एक तो बात मैं करूँगा महाराष्ट्र की। यहाँ पर नेवासा नामक स्थान से जो है ये उपकरण बड़े ही अत्यंत उच्च कोटि के मिलते हैं। नेवासा के निकट जो है एक चिरकी है, चिरकी में भी जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा, राजस्थान का जो धार मरुस्थल है, ठीक है, धार मरुस्थल की पूर्वी सीमा, मेरी बात ध्यान देना, धार मरुस्थल की पूर्वी सीमा इन लोगों के लिए जो है एक आदर्श क्षेत्र रही है, क्योंकि वहाँ पर मीठे जल के बहुत सारे स्रोत जो है इनको मिलते थे, और निकट ही जो है औजारों के लिए अच्छा पत्थर भी उनको बड़ा आसान तरीके से जो है प्राप्त हो जाता था। दक्षिण थार में मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग के जो अन्वेषक रहे हैं वो रहे हैं बीएन मिश्र, ठीक है। बीएन मिश्र ने यानी दक्षिण थार में जो है मध्य पूरा पाषाण युग के उद्योग की जो है डिस्कवरी की। उन्होंने यहाँ का जो है अन्वेषण किया, और इसे लूनी उद्योग की संज्ञा भी उन्होंने ही दी। लूनी उद्योग की संज्ञा किसने दी? बीएन मिश्र ने। एक बात मैं और यहाँ बता देना चाहूँगा कि ये जो उद्योग यहाँ पर पाया गया वो नेवासाई से मेल खाता था, यानी जो नेवासा में औजारों का उद्योग था इनका, उससे जो है मेल खाता था। अगली बात मैं बताऊँगा आपको कि इस उद्योग के जो साक्ष्य रहे हैं वो खोखरा, बरिधानी, मोगरा, ये इस टाइप के स्थल भी यहाँ इससे जो है संबंधित रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और बताऊंगा यहाँ पर, ये जो मध्य पूरा पाषाण कालीन औजार का जो उद्योग काल रहा है वो रहा है 45,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व, ठीक है, 45,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। और इस तरीके से जो है कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जो है मध्य पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, और इन क्षेत्रों में शामिल हैं जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार में सिंह भूमि तथा पलामू जिला, उत्तर प्रदेश में चकिया यानी वाराणसी में जो पड़ता है, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर में, बेलन घाटी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमवेटका गुफाओं में, और सोन घाटी और नर्मदा के किनारे भी जो है इस मध्य पूरा पाषाण काल के औजार पाए गए हैं, ठीक है। ये कुछ स्थल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें कुछ अन्य जो है स्थल भी शामिल होते हैं, जैसे राजस्थान में बागन, बेराच, कादिम्बनी घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास, बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों में जो है कई सारे स्थल जो है इससे यानी इन उपकरणों से संबंधित पाए गए हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थी मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल और मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित जो औजार थे या उनसे और जो भी उस काल की विशेषताएं रही जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर बहुत वैल्यूएबल साबित होंगी। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा आप लोगों की सेवा ऐसे ही करता रहूँगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे। चलिए, आपका धन्यवाद।